हाँ, तो अपने पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं पढ़ रहे थे। और राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में अपने ये पढ़ लिया था, एक तो अपने देश की जीडीपी पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब जीडीपी अपने मार्केट प्राइस पर भी पढ़ लिया था, और अपने जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पर भी पढ़ लिया था। याद है क्या यहाँ तक? अब एक पर्सन मुझे बताओ, आप यहाँ पर जीडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, मतलब बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद है, समझ नहीं। दोनों ही सकल उत्पाद हैं, दोनों ही घरेलू उत्पाद हैं, एक मार्केट प्राइस पर है और एक फैक्टर प्राइस पर है। तो आप मुझे बताओ, दोनों के बीच में कोई अंतर है क्या? वो अंतर किसके बराबर है? तो आपका उत्तर होना चाहिए वो अंतर है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के बराबर है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का मतलब है अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी या अनुदान, हो गया ना। इनडायरेक्ट टैक्स में से आप अनुदान को घटाओगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। चलो, एक आपने पढ़ लिया था जीएनपी मार्केट प्राइस, और एक अपने पढ़ा था जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। क्लियर यहां तक? जो अंतर इन दोनों में है वही अंतर है इन दोनों में, समझ नहीं? क्योंकि ये भी जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आगे यहाँ तक इसका मतलब इनमें भी जो अंतर है वो विदेशी शुद्ध साधन आय के समान है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आपसे ये पूछ लिया तो फिर इसमें क्या अंतर है? देखो, दोनों मार्केट प्राइस पे ना, तो इन दोनों में क्या अंतर है? एनएफआई का अंतर है। आपसे पूछ लिया कि इन दोनों में क्या अंतर है? वो एनएफआई का अंतर है। समझा क्या आते? ये पूछ लिया इसमें क्या अंतर है? इसमें और इसमें, एक तो एनएफआई का अंतर है और एक शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अंतर है। आगे इतनी बात समझे? अब आपने आगे पढ़ा था एक एनडीपी मार्केट प्राइस होता है और एक एनडीपी फैक्टर कॉस्ट होता है। आगे यहां तक इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वही शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का डिफरेंस है। अब आपसे कोई पूछ लिया कि ये जो दोनों हैं, देखो दोनों ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, तो ये जो है वो सकल घरेलू उत्पाद है, ये है शुद्ध घरेलू उत्पाद। दोनों मार्केट प्राइस पर हैं, दोनों घरेलू उत्पाद हैं, एक सकल उत्पाद है, दूसरा शुद्ध उत्पाद है। अब आपसे पूछ लिया तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? पूंजी की सावट का अंतर है, या मूल्य ह्रास का अंतर है, या डेप्रिसिएशन का अंतर है। आगे यहां तक वही क्वेश्चन ये पूछ लिया कि इसके बीच में क्या अंतर है? वही पूंजी की सावट का अंतर है। आगे यहां समझे? अब एक आपसे ये दे दिया एन पी मार्केट प्राइस, और इधर दे दिया आपको एन पी फैक्टर कॉस्ट। अब एक तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? वही शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अंतर है। आपसे पूछ लिया इसके बीच में क्या अंतर है? एनएफआई का अंतर है क्या? ये भी राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसका मतलब दोनों ही राष्ट्रीय उत्पाद हैं, एक सकल है एक शुद्ध है। तो इनके बीच में अंतर किसके बराबर है? पूंजी की सावट, डेप्रिसिएशन के बराबर है। इसका मतलब है इनमें पूंजी की सावट दोनों में से किस में शामिल है? जीएनपी में शामिल। जीएनपी में से पूंजी की सावट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगी? एनएनपी आ जाएगी। या आप एनएनपी में जोड़ दोगे पूंजी की सावट तो क्या आ जाएगी? जीएनपी आ जाएगी। अब आपसे पूछ लिया कि भाई इसके बीच में क्या अंतर है? ये दोनों का अंतर पूछ लिया आपसे। ये किसका अंतर है? वही पूंजी की सावट का अंतर है। क्लियर है यहां तक? क्योंकि दोनों, देखो दोनों ही राष्ट्रीय उत्पाद हैं, ये भी राष्ट्रीय उत्पाद है, ये भी राष्ट्रीय उत्पाद, ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आपसे क्रॉस भी पूछ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि ये पूछ लिया, मान लो जाने को, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी मार्केट प्राइस। देखो, ये राष्ट्रीय उत्पाद है, ये भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एक अंतर तो आपको यहीं पता लग गया होगा, सकल और शुद्ध का। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन का।
एक ये फैक्टर कॉस्ट है और ये मार्केट प्राइस है। एक अंतर आपके सामने ये आ गया, ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अंतर आगे होगी समझ में बात। अच्छा, और आपसे मान लो कि ये पूछ लें, ये पूछ लिया साहब, अब आप देखो ये सकल घरेलू उत्पाद है और वो भी मार्केट प्राइस पर है, ये है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, फैक्टर कॉस्ट पर है। इसका मतलब एक तो देखो ये घरेलू उत्पाद है, ये राष्ट्रीय उत्पाद है, एक अंतर तो ये हो गया, ये अंतर हो गया एनएफआई का। ये ग्रॉस प्रोडक्ट है, सकल उत्पाद है, ये शुद्ध उत्पाद है। ये अंतर हो गया आपका किसका, डेप्रिसिएशन का, पूंजी गिरावट का अंतर हो गया। ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है। ये अंतर हो गया किसका, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का। तो इसका मतलब तीन अंतर हो गए ना, एक एनएफआई का अंतर है, एक पूंजी गिरावट का अंतर है, और एक शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अंतर है। बिल्कुल ठीक है। और आपसे मान लो ये पूछ लिया, इनमें भी तो अंतर पूछ सकते हैं आपके भाई, इनमें से एक दे दें आपसे दूसरा निकलवा लें। अब आप मुझे बताओ इसके और इसके बीच में कितने अंतर हैं, तीन अंतर है। एक जैसे ये सकल घरेलू उत्पाद है, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो एक तो शुद्ध का सकल का अंतर हो गया। आपको पता है सकल उत्पाद में पूंजी गिरावट शामिल रहती है, और सकल उत्पाद में से पूंजी गिरावट निकाल देते हैं तब क्या जाता है, शुद्ध उत्पाद आता है। एक अंतर तो ये हो गया, ये आपको अंतर करना है। दूसरा देखो, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, तो इसका मतलब एनएफआई का अंतर आ गया। अब आप मुझे बताओ दोनों में से एनएफआई किस में शामिल है, एनएनपी में शामिल है, राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होता है ना, घरेलू उत्पाद में एनएफआई शामिल है नहीं है। तो एक अंतर आपको यह करना है। अगला प्रश्न देखो, इसमें अगली बात है, ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है, समझ क्या आते, तो तीन अंतर ही इनके अंदर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनमें से आपको कोई भी दे दे, इसमें से कोई भी कंसेप्ट आपसे पूछ ले तो कर सकते हो ना आप। चलो, एक अपने कंसेप्ट पढ़ा था एन आई, राष्ट्रीय आय, और ये आपको पता है कि राष्ट्रीय आय होती है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है यहां तक? एक कंसेप्ट अपने ये पढ़ा था। अब आपको इसके इनमें किसी के साथ भी कंपैरिजन करवा सकते हैं। जैसे आप मुझे बताओ तो कि आपसे मान लो ये पूछ लिया कि इसका और इसके बीच का अंतर पूछ लिया आपसे, पहला देखो, एक मिनट सुनो आप, ये तो है सकल घरेलू उत्पाद, ये है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय, तो एक तो सकल रे शुद्ध का अंतर होगा। इसमें पूंजी गिरावट शामिल है, इसमें शामिल नहीं है, एक तो अंतर है, अपने को ये करना पड़ेगा। दूसरा, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये घरेलू उत्पाद है, जबकि ये राष्ट्रीय उत्पाद है। इसका मतलब एनएफआई किस में शामिल है, इसमें शामिल है एनएफआई, इसमें शामिल है नहीं। एक अंतर आपके ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं आने। अगला अंतर देखो, ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है क्या, ये भी फैक्टर कॉस्ट है। इसका मतलब ये तो अंतर है नहीं है, तो इसका मतलब इनमें बीच में क्या है, दो अंतर है। अब आपको जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से आपको एनआई ज्ञात करना हो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको ज्ञात क्या करना हो, एनआई, राष्ट्रीय आय ज्ञात करना हो, और इधर दे दिया आपको जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। बताओ कैसे निकालोगे एनआई आप, माइनस करोगे आप एनएफआई करोगे क्या, चलो माइनस कर दिया आपने एनएफआई, है ना। हाँ, मेरे को पता है क्या करवा रही, मेरे को पता है। ये एनएफआई माइनस क्यों करवा दिया, इसमें है क्या एनएफआई, तो फिर माइनस क्यों करवा दिया, प्लस होता है एनएफआई, प्लस होता है एनएफआई। हाँ, आ करवा दियो, बाकी तो सब ठीक है, अगले आ करवा दियो, देखिए तो चलो। अब इसमें प्लस कर दूं मैं, तो इसको कर दिया प्लस। अभी सुनो आप, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि भाई इतना करवाने के बाद में ये क्या चीज बन गई है।
आपने जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के अंदर एनएफआई को शामिल किया आपने, समझ गए? तो ये इतना क्या बन गया भाई, ये बन गया आपका जीएनपी फैक्टर कॉस्ट। बहुत बढ़िया। जबकि ये एनआई होती है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनआई तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होती है ना। ये आपके पास आ गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर, यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है साधन लागत, दोनों साधन लागत, लेकिन ये शुद्ध है, ये सकल है। अब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा पूंजी की साउट, पूंजी की साउट करना पड़ेगा ना। तो आप इसमें से माइनस कर दो पूंजी की साउट, मतलब डेप्रिसिएशन अपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। मतलब ये भी एनआई है और ये भी एनआई है, या ये भी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है और ये भी क्या है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो मान लो आपसे ये पूछ लिया कि इसका और इसका, ये दिख रहा है ना आपको, और एक है ये, इनके बीच में आपसे रिलेशन पूछ लिया। जैसे आपसे ये पूछ लिया, एक मिनट सुनो, आपसे ये पूछ लिया कि आपको एनडीपी मार्केट प्राइस आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, एनडीपी मार्केट प्राइस आपको ज्ञात करनी है। और इधर दे रखा आपको एनआई राष्ट्रीय आय दे रखी है। बताओ कैसे करोगे आप सबसे पहले आपको देखना है कि ये तो क्या है वो क्या है। देखो ये शुद्ध घरेलू उत्पाद और मार्केट प्राइस पर, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। आगे यहां तक एनआई एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होता है। तो आप या तो राष्ट्रीय उत्पाद को पहले घरेलू बना लो, ये ना भाई, शुद्ध तो दोनों ही है, ये भी शुद्ध उत्पाद है ये भी शुद्ध उत्पाद है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन का तो झंझट ही नहीं रहा। बस ये घरेलू है, ये क्या है, राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय को आप क्या बनाओ, घरेलू उत्पाद बनाओ। तो कैसे बनाओगे, माइनस करना पड़ेगा एनएफआई, क्योंकि राष्ट्रीय उत्पाद में एनएफआई शामिल रहता है, घरेलू में वो शामिल नहीं। तो आप इसको माइनस कर दो एनएफआई। अब आपने एनएफआई माइनस कर दिया तो इसका मतलब ये क्या बन गया भाई, दिमाग लगा के बताया करो, ऐसे मत बोला करो आप। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट बन गया है, ये आपका बन गया एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन आपको तो चाहिए एनडीपी मार्केट प्राइस, अभी तो फैक्टर कॉस्ट ही बना है। तो मार्केट प्राइस में टैक्स जोड़ते हैं, तो आप इसके अंदर प्लस और कर दो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो इसमें मैंने प्लस कर दिया शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, या फिर इसकी जगह क्या करता, अप्रत्यक्ष कर को जोड़ता और सब्सिडी को माइनस करता। बिल्कुल आपका उत्तर सही एकदम। तो इसका मतलब ये आपके ये समझ में आ गई, ये इतने कंसेप्ट आपकी समझ में आ गए। आपको कोई भी दिया हो, कोई भी एक कंसेप्ट दे रखा और आपसे दूसरे कंसेप्ट पूछें तो आप मेरे हिसाब से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए अब, चलो फिर अपने एक कंसेप्ट पढ़ा था व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम को अपने लिखा था पीआई, ये देश के लोगों की पर्सनल इनकम है। नेशनल इनकम का मतलब होता है कि देश के लोग एक साल में कितना अर्जित करते हैं या कितना कमाते हैं, कोई मजदूरी के रूप में, कोई ब्याज के रूप में, कोई लगान के रूप में, कोई लाभ के रूप में कमाते हैं ना भाई। जो देश के लोग एक साल में कमाते हैं या अर्जित करते हैं वो तो होती है एनआई या एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। और कमाई हुई आय में से कितना देश के लोगों की जेब में आ गया वो होती है उनकी पर्सनल इनकम। अब आपको पर्सनल इनकम निकालनी है, किससे, एनआई से। निकाल सकते हो, तो कैसे निकालोगे, इधर मैंने लिख दिया एनआई। क्या क्या तो इसमें से घटाना पड़ेगा, सामाजिक सुरक्षा अंशदान घटाना पड़ेगा, निगम कर घटाना पड़ेगा, अवितरित लाभांश घटाना पड़ेगा, और हस्तांतरण आय जोड़नी पड़ेगी। क्योंकि हस्तांतरण आय जो होती है वो नेशनल इनकम में तो शामिल नहीं है, लेकिन पर्सनल इनकम में शामिल है। अब देखो आप जो जो चीज घटा रहे हो, यानी भाई जो जो चीज आप घटा रहे हो, जैसे आपने सामाजिक सुरक्षा अंशदान घटाया, इसका मतलब सामाजिक सुरक्षा अंशदान एनआई में शामिल था तभी तो आपने घटाया ना। दूसरा आपने निगम कर घटाया है, इसका मतलब निगम कर एनआई में शामिल था। आपने अवितरित
लाभांश घटाया वो भी एनआई में इंक्लूडेड था, इसलिए तो घटाया। अब आपने एनआई में राष्ट्रीय आय में से जो चीजें आपने घटा दी, इसका मतलब वो राष्ट्रीय आय में तो थी लेकिन पर्सनल इनकम में वो शामिल है नहीं हो। अब आपने जो चीज नहीं घटाई है तो वो राष्ट्रीय आय में तो है ही, राष्ट्रीय आय में है तो वो पर्सनल इनकम में भी अपने आप ही क्या होगी, शामिल होगी। जैसे अभी ये कह रही थी कि सर वो जो आपके माल सूची में जो वृद्धि है, स्टॉक में जो ग्रोथ है, स्टॉक का ग्रोथ है, वो पर्सनल इनकम में शामिल होगा कि नहीं होगा? तो बताओ आप। पर्सनल इनकम में शामिल है, होगा। क्यों? क्योंकि वो एनआई में शामिल था और अपने घटाया ही नहीं, तो घटाया नहीं तो वो पीआई में आ गए ना अपने आप ही। भाई जो चीज अपने को निकालनी थी वो तो निकाल दिया, जो निकाल दिया वो पर्सनल इनकम में नहीं आई। जिसको अपने नहीं निकाला एनआई में पहले से ही थी तो वो पीआई में अपने आप ही आ गई। अब एक चीज ऐसी है जो नेशनल इनकम में शामिल नहीं है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, लेकिन पर्सनल इनकम में शामिल होगी। वो कौन सी है? हस्तांतरण आय। उसका ध्यान रखना आप। स्टॉक में वृद्धि आपसे नहीं पूछेंगे कि भाई ये किस में शामिल है कि नहीं है, हस्तांतरण आय का प्रश्न पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी आय या कौन सी मद ऐसी है जो नेशनल इनकम में तो शामिल नहीं है लेकिन पर्सनल इनकम में शामिल है होती है, तो वो कौन सा है? हस्तांतरण आय। एक लॉटरी से जो पैसा आता है, लॉटरी से पैसा आता है, नेशनल इनकम में शामिल है कि नहीं है? नेशनल इनकम में शामिल है नहीं है। और पर्सनल इनकम में, पर्सनल इनकम में वो शामिल है होता है। देश के लोगों की पर्सनल इनकम तो है ही, वो शामिल हो जाता है। क्या? बैंक के पैसे, ब्लैक मनी। अब देखो ब्लैक मनी क्या है कि भाई ब्लैक मनी होती कौन सी है? ब्लैक मनी वो होती है जो गवर्नमेंट के डाटा से बाहर होती है। गवर्नमेंट के पास उसके डाटा ही नहीं, डाटा ही नहीं तो वो तो न तो एनआई में आएगी न वो पर्सनल इनकम में आएगी। भाई ने पर्सनल इनकम में, एनआई में तो वही तो इनकम आती है जिसके डाटा उपलब्ध है। ब्लैक मनी के यदि डाटा होते हैं गवर्नमेंट के पास तो वो तो नेशनल इनकम बन जाती ना, है? नहीं, कहीं नहीं होगी वो ब्लैक मनी। वो भाई यही है, तो भाई गवर्नमेंट से छुपा करके रखी जाती है, गवर्नमेंट को डाटा उपलब्ध नहीं कराती, तो वही तो ब्लैक मनी है। तो एक भाई जो राष्ट्रीय आय का आपने आकलन कर लिया है तो वो कोई एक्यूरेट थोड़ी होता है, वो तो एक एस्टिमेट होता है, अनुमान होता है, समझेंगे? तो वो अनुमान है, वो अनुमान से क्या है, बाहर है। और बाकी अनुमान लगाते हैं कि जैसे ये तो भाई राष्ट्रीय इनकम तो इतनी है लेकिन देश में इतनी ब्लैक मनी भी है, उसका अनुमान है अलग है, लेकिन एक्यूरेट डाटा किसी के पास नहीं है। बिठा दो इसको। चलो अब अपने आगे अवधारणा पढ़ेंगे, अगले कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक कल एक जन कौन था वो मेरे से कह रहा था कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो सीएसओ न करके एनएसओ करता है। अभी किसी ने पूछा था, कल की बात है वो, भाई एनएसओ बता रहे थे वो, मतलब ये तो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और मैंने आपको लिखाया सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब आप देखो इसमें कंफ्यूज कैसे हो गया आप? सीएसओ जो है वो एनएसओ का क्या है, एक पार्ट है। सीएसओ क्या है? एनएसओ का एक पार्ट है। और एनएसओ की तरह से या एनएसओ की ओर से राष्ट्रीय आय के डाटा कलेक्शन करने का काम किसको दिया गया है? सीएसओ को दिया गया है। तो आपकी एग्जाम में एनएसओ नहीं आएगा, क्या आएगा? सीएसओ आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, एनएसओ का पार्ट है सीएसओ। क्या आ जाएगा? दोनों आ जाएगा तो भाई पर्सन डिलीट होगा, वो दोनों नहीं आ सका। अभी तक आप कोई भी पेपर उठा करके देख लेना, अभी जो भी क्वेश्चन आया है उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कंफ्यूज होता हो। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है सीएस। आपको पेपर दिखा दूंगा मैं ला करके, और ये लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय मिलेगा, सीएसओ मिलेगा, तो आपको वो कर देना है? दिल्ली है यार। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो सांख्यिकी संस्थान है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान है। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस है।
ये देखो, ये सारे जो होता है ना, वो सांख्यिकी और कार्यान्वयन कार्य नहीं, सांख्यिकी और इसका सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के ये पार्ट है, ये उस डिपार्टमेंट के अंदर ही आते हैं। और उस डिपार्टमेंट में एनएसओ और एनएसओ के 2-3 पार्ट हैं, तो उसमें एक पार्ट क्या है, सीएसओ। और आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो मैं आपको वो व्हाट्सएप पर भेज सकता हूं, लेकिन वो आपके लिए कंफ्यूज करने वाला रहेगा। चलो आगे बढ़े अपन। हाँ, अभी अपने पढ़ लिया है पर्सनल इनकम, पढ़ राष्ट्रीय आय अपने पढ़ लिए है, पर्सनल इनकम अपने पढ़ लिए। अब आप अगली अवधारणा लिखो। कितने नंबर की है? 10 नंबर की। लिखो 10 नंबर पर आप। खर्च योग्य आय। खर्च योग्य बोल दो, चाहे इसको परियोज्य बोल दो, परियोज्य आय, या इसी को नाम है अपन बोल देते हैं उपभोग्य आय। उपभोग्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, शॉर्ट में लिखते हैं DI, डिस्पोजेबल इनकम। DI डिस्पोजेबल इनकम है, हिंदी में खर्च योग्य आय, उपभोग्य आय या परियोज्य आय। दिखाऊं इसमें? देखो, अभी अपने पढ़ा था कि NI तो होती है राष्ट्र के लोगों द्वारा एक साल में कमाई हुई इनकम, कि देश के लोग कितना कमाते हैं, वो तो होगी NI। और देश के लोगों के घर में या उनकी पॉकेट में जो इनकम आती है उसको अपन बोलते हैं पर्सनल इनकम। समझ आ गया तक? पर्सनल इनकम का भी पूरा का पूरा देश के लोग उपभोग नहीं कर सकते। समझ गए नहीं? अब बात है कि उपभोग करने के लिए कितनी उपलब्ध रहती है। अब ये आपको पता है कि भाई पर्सनल इनकम में से देश के लोगों को पर्सनल टैक्स चुकाने पड़ते हैं। पर्सनल इनकम में से क्या चुकाने पड़ते हैं? पर्सनल टैक्स। यहां पर पर्सनल टैक्स में ये कर रहा हूं कि भाई जैसे आयकर, इनकम टैक्स होता है, वो अपनी पर्सनल इनकम में से चुकाते हैं, पर्सनल इनकम में चुकाते हैं ना। इसके अलावा जो भी लोगों के ऊपर दंड या जुर्माना लगता है वो भी किस में से चुकाते हैं? पर्सनल। जैसे मान लो कि आप हेलमेट पहन करके नहीं गए, पुलिस वालों ने आपको रोक लिया और आपका चालान काट दिया 500 रुपए का है। हाँ, 1000 रुपया काट दिया, मान लो 1000 रुपए का काट दिया आपका चालान, तो वो 1000 रुपए आप कहां से दोगे? पर्सनल इनकम में से। इसका मतलब वो खर्च करने से निकल गए ना भाई, उसको आप थोड़ी खर्च कर सकते हो, वो तो पर्सनल टैक्स के रूप में आपसे निकल गए। तो इसमें से पर्सनल इनकम में से आप क्या कर निकाल दें? पर्सनल इनकम में से देश के लोगों की जो पर्सनल टैक्स हैं, या आप चाहे तो उनको प्रत्यक्ष कर भी बोल सकते हो, लेकिन सही तो वर्ड है पर्सनल टैक्स, व्यक्तिगत कर। व्यक्तिगत कर में टैक्स भी आ गए, पर्सनल टैक्स भी आ गए, इसके अलावा जो दंड जुर्माना है वो भी आ गया, वो भी अब तो अपनी पर्सनल इनकम में से चुकाने पड़ते हैं। तो आप इस पर्सनल इनकम में से क्या कर दो? आप व्यक्तिगत कर निकाल दो। व्यक्तिगत कर, पर्सनल टैक्स आपने निकाल दिए। चाहे व्यक्तिगत कर को आप ये भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, इसकी जगह प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ये आपने निकाल दिया तो देश के लोगों की उपभोग्य आय मतलब डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। तो देश के लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज्ञात करनी है, उपभोग्य या खर्च योग्य आय ज्ञात करनी है, तो कैसे करोगे? पहले आपको पर्सनल इनकम पता होना चाहिए कि ये तो देश के लोगों की क्या है? पर्सनल इनकम है। उस पर्सनल इनकम में से देश के लोग जो पर्सनल टैक्स चुकाते हैं वो अपने निकाल देते हैं, क्योंकि जितना पैसा जेब में आया है वो भी खर्च करने के लिए पूरा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो पैसा जेब में आया है कटकटा गिर के तो आता है जेब में। अब मान लो कि आप कर्मचारी हो और आपका जो गवर्नमेंट आपका जो पेमेंट करती है वो तो होगी NI में होगी, फिर उसमें से सामाजिक सुरक्षा अंशदान भी करते हैं आपके, वो कटकटाने के बाद में आपके हाथ में जो पैसा आता है वो आपकी पर्सनल इनकम है। अब आपको मान लो हेलमेट का चार्ज लगा दिया, तो वो पर्सनल इनकम में से तो देना पड़ेगा आपको, या फिर गवर्नमेंट ने आपके ऊपर जो इनकम टैक्स लगाया है तो वो कटकटाने के बाद में आपके हाथ में जो इनकम आई उसी के ऊपर तो लगता है।
तो वो आपको पर्सनल टैक्स चुकाना पड़ेगा। जितना आपने जुर्माने के रूप में या दंड के रूप में चुकाया है, जितना आपने इनकम टैक्स चुकाया है, वो पैसा आपके खर्च करने के लिए उपलब्ध नहीं रहे, वो गवर्नमेंट के पास चला गया। अब आपको निकालना है खर्च करने के लिए उपलब्ध कितना है, तो आप पर्सनल इनकम में से क्या निकालना पड़ेगा, आपको व्यक्तिगत कर निकालने पड़ेंगे। तो आप देश के लोगों के पास क्या जाएगा, उनकी डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी, खर्च योग्य आय ज्ञात हो जाएगी। आगे समझे, लिखो तो आप। लिखाऊं, देश के लोगों को, देश के लोगों को अपनी व्यक्तिगत आय में से देश के लोगों को अपनी व्यक्तिगत आय में से, व्यक्तिगत आय में से आयकर, आयकर, दंड, आयकर इनकम टैक्स, आयकर, दंड, जुर्माना, दंड, जुर्माना आदि चुकाना पड़ता है, आदि चुकाना पड़ता है। इसलिए खर्च योग्य आय, इसलिए खर्च योग्य आय ज्ञात करने के लिए खर्च योग्य आय ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत आय में से, व्यक्तिगत आय में से खर्च योग्य आय ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत आय में से, व्यक्तिगत आय समझ गए ना, पीआई में से, व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर, व्यक्तिगत कर। अब इन व्यक्तिगत करों में मैंने क्या क्या शामिल किया है, आयकर, दंड और जुर्माना। समझ गए, व्यक्तिगत कर निकालना पड़ता है, व्यक्तिगत कर निकालना पड़ता है। समझ आ गया कि अर्थात, अब लिखो खर्च योग्य आय, डिस्पोजेबल इनकम, देश के लोगों की डिस्पोजेबल इनकम आपको ज्ञात करनी है, और आपको देश के लोगों की व्यक्तिगत आय मतलब पर्सनल आय आपको मालूम है। ये मैंने लिख दी व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय को अपन क्या बोलते हैं भाई, पर्सनल इनकम, ये आपको पता है। तो बताओ कैसे निकालोगे, आप इसमें से माइनस कर दोगे व्यक्तिगत कर, पर्सनल टैक्स आप माइनस कर दोगे। क्या क्या आ गया पर्सनल टैक्स में, आयकर भी आ गया, जो दंड है जुर्माना है वो भी आ गया। तो इसको आप लेस कर दो, व्यक्तिगत लिख दो चाहे व्यक्ति लिख दो, पर्सनल इंग्लिश में लिखा जाता है पर्सनल टैक्स, व्यक्ति के या व्यक्तिगत लिखो, लिख लेना, तो व्यक्ति के कर मतलब पर्सनल टैक्स, हाँ पीटी, पर्सनल टैक्स लेस कर दिया आपने। तो ये आ जाएगी आपके देश के लोगों की खर्च योग्य आय। अब अगली बात आती है इसमें, आगे यहाँ तक। अब देश के लोगों के पास जो खर्च योग्य आय है, उस खर्च योग्य आय के भी अपन दो पार्ट कर सकते हैं। एक तो उस इनकम में से लोग कुछ हिस्सा खर्च करते हैं, कुछ हिस्सा बचाते हैं। इसका मतलब खर्च योग्य आय भाई जितना खर्च करने के लिए घरों में उपलब्ध है, तो क्या सारा का सारा खर्च कर देते हैं क्या साल में, सारा खर्च नहीं करते, उसी में से क्या करते हैं, सेविंग भी करते हैं, उसी में से बचाते भी हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, लिखो देश के लोग खर्च योग्य आय में से ही, देश के लोग खर्च योग्य आय में से ही अपने उपभोग पर खर्च करते हैं, खर्च योग्य आय में से ही अपने उपभोग पर
खर्च करते हैं तथा कुछ भाग की बचत करते हैं भाई सेविंग भी करते हैं। लिखो अतः खर्च योग्य आय को निम्न प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है। तो आप खर्च योग्य आय को ऐसे भी तो लिख सकते हो, लिखो खर्च योग्य आय, ब्रैकेट में लिख लेना डिस्पोजेबल इनकम DI बराबर इसी को क्या करते हैं देश के लोग उपभोग करते हैं। उपभोग को इंग्लिश में बोलते हैं कंजप्शन C, और इसी में से क्या करते हैं बचत करते हैं, बचत को क्या बोलते हैं सेविंग। तो इसको लिख सकते हो आप S। या आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो इसको सीधा DI बराबर क्या हो जाएगा भाई C प्लस S। इसका मतलब डिस्पोजेबल जो इनकम है वो देश के लोगों के कंजप्शन है और उनकी सेविंग को जोड़ देते हैं अपने, तो खर्च योग्य आय ज्ञात हो जाती है। आगे अब मान लो आपको क्वेश्चन ये दे दें भाई, आपको क्वेश्चन ये दे दें कि देश के लोगों की खर्चे, देश के लोगों का उपभोग वे आपको दे दें, देश के लोगों की बचत आपको दे दें, देश के लोगों का व्यक्तिगत कर आपको दे दें, समझ क्या तक, और आपसे ये पूछ लें देश के लोगों की पर्सनल इनकम निकालो, तो निकाल सकते हो क्या? बात सुनो आप, मैंने आपको ये बताया है कि आपको देश के लोगों का उपभोग दे दें कि देश के लोगों का उपभोग है इतना है और इतनी वो क्या करते हैं बचत करते हैं, देश के लोगों की बचत भी दे दें आपको, और इसके अलावा देश के लोगों के ऊपर जो लगाया गया व्यक्तिगत कर है वो भी आपको दे दें, और आपसे पूछ लिया कि भाई देश के लोगों की पर्सनल इनकम बताओ, आप व्यक्तिगत आय बताओ, तो निकाल सकते हो क्या आप? कैसे निकालोगे? आप कंजप्शन उपभोग को और सेविंग को जोड़ दो और उसी में क्या जोड़ दो आप व्यक्तिगत कर जोड़ दो, तो आपकी क्या आ जाएगी पर्सनल इनकम आ जाएगी। और आपको सामाजिक सुरक्षा अंशदान दिया हुआ हो, निगम कर आपको दिया हुआ हो, अवितरित लाभांश आपको दिया हुआ हो और हस्तांतरण आय आपको दिया हुआ हो, हस्तांतरण आय भी आपको दिया हुआ हो, और फिर आपसे पूछ लें कि आप तो देश नेशनल इनकम निकालो, राष्ट्र की आय निकालो, तो निकाल सकते हो। चलो अब आप एक प्रश्न बताओ मुझे कि जो हस्तांतरण आय है, बात सुना भाई, हस्तांतरण आय है वो देश की उपभोग्य आय में शामिल है या नहीं है? हस्तांतरण आय बताया ना मैंने, वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, बीमारी भत्ता है, छात्रवृत्ति, ये होती है ना हस्तांतरण आय। एक सरकारी बॉन्डों के ऊपर ब्याज है वो भी हस्तांतरण आय होती है। अब मैंने आपसे पूछा कि हस्तांतरण आय नेशनल इनकम में शामिल है क्या? नहीं है। पर्सनल इनकम में शामिल है क्या? है। डिस्पोजेबल इनकम में शामिल है क्या? खर्च योग्य आय में भी शामिल है। क्योंकि पर्सनल इनकम में से अपने सिर्फ क्या घटाया था? पर्सनल टैक्स घटाए थे, तो पर्सनल इनकम में वो शामिल थी, तो पर्सनल टैक्स ही तो निकाला आपने। तो इसका मतलब खर्च जो आपकी हस्तांतरण इनकम है, ट्रांसफर पेमेंट है, वो किस में शामिल है? खर्च योग्य आय में भी शामिल है भाई। उसको खर्च करते हैं भाई, आपने जो वृद्धावस्था पेंशन बेरोजगारी बताया उसको खर्च नहीं करते क्या आपने? तो वो डिस्पोजेबल इनकम में शामिल है। अब आपसे मान लो ये दे दिया कि भाई देश की उपभोग्य आय इतनी है, ठीक है, और देश की उपभोग इतना है, तो आप देश के लोगों की बचत बताओ। आपको देश के लोगों की बचत पूछ ली तो बता दोगे कैसे? हाँ बिल्कुल, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको देश के लोगों का कंजप्शन निकालना हो तो DI में से S घट जाएगा, सेविंग निकालनी हो तो ये घट जाएगा।
तो आपको एक चीज निकाल दूं, बताओ कौन सा लिखूं? देश के लोगों का आपको कंजम्पशन ज्ञात करना हो कि उपभोग कितना हो गया, तो आप क्या करोगे? डी आई माइनस क्या कर दोगे? एस कर दोगे, सेविंग कर दोगे आप। लिख लो इसको। अरे मैंने सी बराबर लिखा है डी आई माइनस एस, लिख लिया क्या? अरे बोल रहा हूं, वो भी बोल रहा हूं जो मैंने लिखा है। मिटा दूं इसको? तो अभी तक अपने पास जो अवधारणाएं हो गई वो कितनी हो गई हैं? 10। 11वीं अवधारणा लिखो। है? बस एक दो और है। कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही? आ रही है दिक्कत? क्या आ रही है? हैं? चलो अगली लिखो, 11 नंबर। क्या हुआ इसमें बताऊं आपको? देखो आपका जो सिलेबस है उसमें 2 टॉपिक आपके बड़े, और उनमें क्वेश्चन डीपली आ सकते हैं। बाकी तो एकदम आपका में मान लो कि कुछ भी नहीं है। 9th 10th का मीटर पढ़ लो, 8th का पढ़ लो, चाहे आप 12th का पढ़ लो, एक ही बात। जैसे आपको उपभोक्ता के अधिकार है उसमें कोई डीपली क्वेश्चन नहीं बनता, समझ? आपके मुद्रा बैंकिंग है उनमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई डीपली क्वेश्चन उसमें बनेगा। आपके सूचकांक हैं, समझ? जो आपके एचडीआई वगैरह हैं, पीक्यूएलआई वगैरह हैं, तो उसमें भी कोई ज्यादा, उसमें भी तथ्य हैं, कुछ नहीं तथ्य हैं। वो आपके सूचकांक वाला एक दिन का टॉपिक है आपका, और जो आपका सूचना का अधिकार वाला जो है ना, नहीं वो उपभोक्ता अधिकार वाला, वो भी एक दिन का टॉपिक है। 2 दिन लग जाएंगे मान लो, उसमें 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन का वो मान लो, एक दिन का आप वो मान लो, और बैंक के और जो मुद्रा वाला है आप 2 दिन का वो मान लो, समझ गए? बस 2 ही दिन लगेंगे, उसमें ज्यादा नहीं लगेंगे। फिर उसके उसके बाद में आपका कौन सा बच गया? हाँ, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, उसमें आपको 3 दिन लगेंगे, बिल्कुल 3 दिन लगेंगे उसमें। कोशिश करूंगा तब 3 दिन, बाकी आप चाहो तो 2 दिन में भी करवा दूंगा मैं। 3 दिन उसमें लगेंगे। और अब राष्ट्रीय आय के साथ ही आपका हो जाएगा समृद्धि और विकास वाला, उसके साथ हो जाएगा। और जो आपकी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो भी उसके साथ में हो जाएंगे। तो आप 2 दिन इसके और मान लो, आप 2 दिन, 3 दिन आप वैश्वीकरण वाले मान लो, 2 दिन 5, एक दिन बैंक वाला और मुद्रा वाला 2 दिन मान लो, उसको भी थोड़ा सा उसमें मान लो डिटेल से। 7 दिन, एक दिन में आपके वो सूचकांक वगैरह वो मान लो, और एक दिन का वो मान लो। इतना ही आपका मैटर है। लेकिन ये 2-3 टॉपिक, आपके 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको डिटेल से पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, इसमें एक ये और एक वैश्वीकरण, उदारीकरण वाला और निजीकरण वाला। और ये समझने के हैं, जब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे सकते हैं, है? हाँ, एक ये दे रखा है राजस्थान में कृषि एवं विपणन। इसमें एक तो कृषि उपज मंडी, तो कृषि उपज मंडियों के ऊपर आपको लिखा है, जैसे सुपर मंडी होती है, ए ग्रेड मंडी होती है, बी ग्रेड मंडी, सी ग्रेड मंडियां होती हैं। तो वो कौन सी मंडियां होती है, सुपर ग्रेड में कौन सी शामिल होती है, ए ग्रेड में कौन सी है, उनके नाम लिखाने हैं। एक कृषि उपज मंडियों को कौन कंट्रोल करता है वो लिखाना है, ठीक है? और कृषि उपज मंडियों से संबंधित कुछ शब्दावलियां लिखानी है। तो इसमें दोनों के अंदर ही एक ही दिन लगेगा। हाँ, बड़ा टॉपिक नहीं है भाई आपके, है भाई आपके 10 दिन और मान लो, आप 12 हुए क्या? हाँ, तो 12 दिन और मान लो, 12 दिन लगेंगे भाई। 13 मान लो। चलो अब आगे देखो आप। तो 1 महीने पर ले जाओ इसको फिर। यार दीपावली से पहले हो गई ये नहीं कह सकता मैं। हाँ, ये नहीं, लेकिन ये जरूर है कि उसको आपको मैं ढंग से पढ़ाऊंगा उसको। और इसमें कि क्वेश्चन आपका बाहर आपको नहीं आएगा और आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें।
क्वेश्चन आपको ढंग से करवा दूंगा। जैसे भाई राष्ट्रीय आय वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे बताओ इसमें कोई आपको कंफ्यूज लग रहा है क्या? सबसे हार्ड टॉपिक यही है, आपके सिलेबस का सबसे हार्ड टॉपिक यही है। और आप चाहे सेकंड ग्रेड का या फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर लगेगा ना, आप उस इकोनॉमिक्स फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगे, कॉमर्स का लगेगा, उसमें राष्ट्रीय आय वाला जो प्रश्न आए तो आप उसको देख लेना, आपका सही होगा वो प्रश्न। फर्स्ट ग्रेड वाला देना आपका सही होगा, सेकंड ग्रेड वाला देख लेना आपका सही होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके। चलो इसमें आगे पढ़ते हैं। तो 10 हो गए खर्च योग्य आय आपके। अब अगला लिखो आप, है क्वेश्चन करवा देंगे आप। हाँ हाँ, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, याद हो तो आपको? इसको बोलते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। पीसीआई पर कैपिटा इनकम है, पर्सनल कैपिटा इनकम। तुम लिख लो यार, देखो प्रति व्यक्ति आय हिंदी में लिख लो आप तो, और इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम वाले तुम लिख लेना, इस वाले पर कैपिटा इनकम। इंग्लिश मीडियम में मेरे हिसाब से उसको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, लिख लेगा वो, है क्या? चलो लिखो, आगे लिखो तुम। हाँ, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, क्लियर यहां तक? अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है? देखो, एक होती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आप जानते हो भाई, राष्ट्रीय आय। इसका मतलब एक साल में देश के लोगों की इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है। अब आप उसको देश की जनसंख्या से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी? प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। लिखो आप, राष्ट्रीय आय को, ये लाइन लिख लिया ना आपने, राष्ट्रीय आय को यार कया गया रहा पर, ये लिख लो, ठीक है। हाँ, अब लिखो आप, इसमें क्या लिखा था मैं आपको? राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से विभाजित कर देने पर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। अर्थात लिखो पीसीआई मतलब पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय बराबर है, कैसे निकालोगे आप? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, जिसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो NI, और इसको डिवाइड करना है जनसंख्या, जनसंख्या से इसको डिवाइड करना है पॉपुलेशन से। या आप शॉर्ट में इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो PCI बराबर NI माइनस P, पॉपुलेशन है। क्या हो गया? माइनस बोल गया था क्या मैं? अच्छा, ना PCI कितनी है वो लिखा देंगे, डाटा आप मिल जाएंगे, डाटा आप नेट पर देख लो यार, डाटा की क्यों टेंशन लो। हाँ, एक तो डाटा का आजकल वो झंझट ही नहीं है कि आपको डाटा मिलेंगे, आप नेट पे सर्च करो भाई पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राष्ट्रीय आय की, आपको डाटा मिल जाएंगे। डाटा में टेंशन लिया करो, आप कंसेप्ट समझो, लिखा दूंगा मैं आपको। और मेरे को डाटा याद नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि मुझे आता नहीं है। डाटा आपको नेट पे मिल जाएंगे, नेट से मैं लाऊंगा, नेट से आप लेना है आपको।
अरे आदमी को डाटा कोई जन्म से थोड़ी सीखता है, कोई समझने की चीज थोड़ी है, वो तो डाटा है। आप नेट पे सर्च कर लो, मिल जाएंगे आपको यहीं पर, है ना। है। और एक दूसरी बात मैं बताऊं, आपके डाटा आएंगे भी नहीं। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि राष्ट्र की आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। जहां तक मैं जानता हूं फर्स्ट ग्रेड में नहीं पूछते, सेकंड ग्रेड में नहीं पूछते, किसी एग्जाम में आज तक मैंने तो नहीं देखा कि भाई उसको राष्ट्रीय आय के डाटा पूछे हो। तो आप डाटा की ज्यादा झंझट में पढ़ो भी मत। है। बैंक के एग्जामों में पूछ सकते हैं, करंट जहां पर आता है वहां पर पूछ सकते हैं। आपके नहीं है तो मैं डाटा लिखा दूंगा आपको। हाँ, चलो लिख लिया आपने, आपने पीसीआई। तो राष्ट्रीय आय को आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। अब आप मुझे बताओ, अगर प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर प्रति व्यक्ति आय निश्चित रूप से बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर प्रति व्यक्ति आय निश्चित रूप से बढ़ेगी क्या, तो निश्चित रूप से नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ हो सकता है जनसंख्या उससे ज्यादा गति से बढ़ जाए, उससे भी ज्यादा गति से बढ़ जाए, तो पर्सनल इनकम क्या हो जाएगी, मतलब व्यक्तिगत आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लिखो, पहली लाइन लिखो, सामान्यतः 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 राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर, सामान्यतः राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, बढ़ती। जनरली तो आपको यह याद रखना है कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। मैंने सामान्यतः लिखाया है। फिर लिखो, लेकिन यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यह आवश्यक नहीं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। आगे इतनी बात, क्योंकि क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने की दरें, क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने की दरें राष्ट्रीय आय के बढ़ने से अधिक हो, जनसंख्या के बढ़ने की दरें राष्ट्रीय आय के बढ़ने की दर से अधिक हो, तब प्रति व्यक्ति आय, तब प्रति व्यक्ति आय कम हो सकती है, तब प्रति व्यक्ति आय कम हो सकती। क्लियर इतनी बात? चलो, अगर मान लो प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के बढ़ने की दर क्या हो, समान हो। भाई जिस दर से राष्ट्रीय आय बढ़ रही है पॉपुलेशन भी उसी दर से बढ़ जाए तो प्रति व्यक्ति आय का क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन लिखो, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने की दर स्थिर हो, नहीं सॉरी, बढ़ने की दर समान हो, बढ़ने की दर क्या हो, समान हो, तब पहला ऑप्शन लिखो, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन लिखो, प्रति व्यक्ति आय समान रहेगी, प्रति व्यक्ति आय समान रहेगी। तीसरा लिखो, प्रति व्यक्ति आय घटेगी,
और चौथा ऑप्शन लिखो प्रति व्यक्ति आय स्थिर रहेगी। प्रति व्यक्ति आय स्थिर रहेगी। बताओ कौन सा करोगे? पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, दूसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय समान रहेगी, तीसरा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय घटेगी, चौथा ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय स्थिर रहेगी। है? अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पर प्रति व्यक्ति आय स्थिर रहेगी। समान रहने का अर्थ जाता है कि वो राष्ट्रीय आय के समान हो गई। राष्ट्रीय आय के समान थोड़ी हो जाती है, क्योंकि आपसे राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की दर नहीं, राष्ट्रीय आय जनसंख्या के बढ़ने की दर पूछ रही है, समान दे रखी है। फिर पूछ लिया प्रति व्यक्ति आय, तो आप लिख दिया आपने समान होगी, तो इसका मतलब वो राष्ट्रीय आय की समान होगी, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो ये क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। तो इसको क्या करना, आपको स्थिर करना है? स्थिर का मतलब स्टेबल रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। अरे स्थिर का मतलब स्टेबल, और समान का मतलब इक्वल हो गई। किसके इक्वल हो गई? फिर वो राष्ट्रीय आय, तो वो गलत हो जाएगा वहां पर। मैं ये बोल रहा हूं कि स्थिर का मतलब होता है स्टेबल, उसमें चेंज नहीं आएगा, वैसी की वैसी रहेगी वो। और आपने यदि ये कर दिया कि प्रति व्यक्ति आय समान रहेगी, तो समान का मतलब तो दूसरा अर्थ होता है, समान का मतलब हो जाता है कि वो राष्ट्रीय आय के समान होगी, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको क्या करना है? स्थिर वाला करना है। अगर आ जाए इस तरह की लैंग्वेज में क्वेश्चन तब। अगला क्यों है? दोबारा बताऊं? अरे है, मैंने आपको ये बताया है। पर्सन दोबारा बोलूं क्या? पर्सन ही नहीं लिखा आपने? अरे यार, मैंने पर्सन ये लिखा है कि जब राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के बढ़ने की दर समान हो। है क्या? अरे सॉरी भाई, मैं क्वेश्चन गलत दिखा गया भाई। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन को आप चेंज करो, वो मैंने लैंग्वेज गलत बोलेगी कि मेरे दिमाग में तो वो चल रहा था यार, वो पॉपुलेशन जनसंख्या की जगह वो प्रति व्यक्ति आय बोला गया। हाँ, तो इसके लिख लो आप राष्ट्रीय आय तथा जनसंख्या। तो बाकी तो सब यही हो रही है कि गोलमाली। राष्ट्रीय आय तथा जनसंख्या के बढ़ने की दर समान हो तब, इसको जनसंख्या कर दो आप। हाँ, वो बोलते समय वो, हाँ माइंड स्लिप हो गया। लिख लिया? तो मैंने आपको दोबारा सुन लो आप, मैंने आपको लिखा है कि राष्ट्रीय आय तथा जनसंख्या के बढ़ने की दर समान हो, तब आपको 4 ऑप्शन लिखे, उसमें से कौन सा आएगा? 3 नंबर करना है कि प्रति व्यक्ति आय क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। 4 नंबर है क्या? हाँ, तो 4 नंबर कर लो। हाँ भाई, स्थिर रहेगी आपने कर लिया, 4 नंबर हो जाएगा वो। चलो आगे लिखो। हाँ 4 नंबर है तो 4 नंबर कर लो, तो यार इसमें कौन सी बात है भाई, मैं आपको आंसर तो सही बोल ही रहा हूं। अब वो कोई ये तो है नहीं कि मेरे दिमाग में कोई रटा रटाया है, वो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया आपको, तो वो मुझे ये थोड़ी पता है कौन से ऑप्शन में मैंने क्या लिखाया था। इतना मैं क्यों ध्यान रखूं? आपको उत्तर बने बता दिए, उत्तर उसमें होगा कि वो स्थिर रहेगी, आप कोई सा भी ऑप्शन में वो कर लो उसको आप। भाई इतना कॉमन सेंस तो आपको होना ही चाहिए ना। आगे लिखाऊं भाई। अब आपसे मान लो ये प्रश्न पूछ लिया, सुनो भाई, आपसे ये पूछ लिया कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, आपसे पूछ लिया प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, समझ आएगी नहीं? तब आप क्या करोगे? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, हाँ तो बताओ इसमें ऐसी कौन सी आ गई? तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या करना है? जीएनपी, और जीएनपी को आप डिवाइड कर देना पॉपुलेशन से। आगे नहीं आते? अगर आपसे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पूछ लिया तो आप जीडीपी को क्या कर देना? पॉपुलेशन से डिवाइड कर देना। आपसे प्रति व्यक्ति घरेलू आय पूछ लिया
प्रति व्यक्ति, मैं सकल घरेलू उत्पाद नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं प्रति व्यक्ति घरेलू आय। तो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था पिछली बार, ये प्रति व्यक्ति घरेलू आय तो कैसे निकलेगी ये? आप घरेलू आय को, डिस्पोजेबल इनकम को, एनआई तो नेशनल इनकम है, और डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालोगे? एनआई में से आप एनएफआई घटा दो तो आपका एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अरे एनआई राष्ट्रीय आय तो होती है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में से आप एनएफआई घटा देते हो तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, और एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को आप क्या कहोगे? घरेलू आय। तो आप एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को आप किससे डिवाइड कर दोगे? जनसंख्या से। फटाफट लिखो, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चनों के रूप में लिखा देता हूं आपको। देखो, निम्न में से सही है, निम्न में से सही है, निम्न में से सही है। पहला लिखो, प्रति व्यक्ति घरेलू आय, प्रति व्यक्ति घरेलू आय बराबर आपको लिखना है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट है ये, और बट्टा क्या करना आपको? जनसंख्या। दूसरा ऑप्शन लिख लो, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपसे पूछ लिया, तब आप क्या करोगे? तब आपको करना है जीएनपी बटा जनसंख्या। तीसरा ऑप्शन आपसे पूछ लिया, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, तब आपको क्या करना है? जीडीपी बटा जनसंख्या। 4 नंबर लिख दो, उपरोक्त सभी। इसमें सही कर देना आप उपरोक्त सभी है। क्या कर दिया? प्रति व्यक्ति, हाँ सॉरी भाई, प्रति व्यक्ति आय थी, घरेलू आय लिख दिया मैंने, प्रति व्यक्ति आय, इसको संशोधन कर लेना भाई, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम है। अरे यार सही तो लिखी थी वो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो क्या, प्रति व्यक्ति घरेलू आय, ये अरे एक ही बात है, घरेलू आय लिख दो, उत्पाद लिख दो, प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद, हाँ प्रति व्यक्ति घरेलू आय तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ गया ना, सही है। मैंने उत्पाद लिख दिया था क्या यहाँ पर? सही है एकदम है। नहीं नहीं नहीं, ये तो यह आ गया ना, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद तो। सही लिखा था मैंने। चलो क्वेश्चन लिखो एक। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन लिखो तुम। लिखो, निम्न में से सही नहीं है, निम्न में से सही नहीं है, क्या हो गया? निम्न में से सही नहीं है, किस में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन लिखो, प्रति व्यक्ति आय,
बराबर का निशान लगाओ। राष्ट्रीय आय बट्टा कार्यकारी जनसंख्या। दूसरा लिखो खर्च योग्य आय बराबर लिखो उपभोग प्लस बचत। तीसरा लिखो राष्ट्रीय आय बराबर जीएनपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस मूल्य ह्रास। चार नंबर लिखो इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही नहीं है? 3 नंबर सही नहीं है। एक नंबर सही नहीं है क्या? अरे एक इनमें से कोई नहीं, मतलब या ऐसा है कि इनमें से कोई भी, मतलब सारे ही सही हो? अरे इनमें से कोई नहीं का मतलब ये सारे ही सही हैं। सारे ही सही हैं क्या? एक नंबर गलत है। बिल्कुल इसमें एक नंबर है गलत है। क्या गलती है? कार्यकारी जनसंख्या दे दी इसको। कार्यकारी जनसंख्या कौन सी होती है? जो काम करते हैं। आप कार्यकारी जनसंख्या में आते हो कि नहीं आते? नहीं आते? भाई कार्यकारी जनसंख्या में आते हो क्या आप? नहीं आते? आते हो? आप कार्यकारी जनसंख्या में आते हो? हाँ लिखो, जिसको आप लेबर फोर्स बोलते हो, लिखो इसके अंदर आप। तो पढ़ाई को काम करे हो ना भी। हाँ। लिखो 15 से नीचे एरो का निशान लगाए, लिखो 15 से 64 आयु वर्ग, 15 से 64 आयु वर्ग, 15 से 64 आयु वर्ग के लोगों को भारत में कार्यकारी जनसंख्या, कार्यकारी जनसंख्या में शामिल किया जाता है। कार्यकारी जनसंख्या में शामिल किया जाता है 15 से 64 आयु वर्ष के लोगों को। फिर लिखो नीचे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से, देश की कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाए, इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। अब सिर्फ अपना कार्यकारी जनसंख्या से विभाजित नहीं करेंगे। बाकी ये जो दो ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। इनकम हो या, मतलब देखो
इसमें यहाँ पर कार्यकारी जनसंख्या मतलब लेबर फोर्स को किया है मैंने यहाँ पर, लेबर फोर्स। इसका मतलब चाहे उसके पास काम हो या नहीं हो, लेकिन उस आयु के हैं, अगर उनको काम मिला तो वो कार्य करेंगे, उन लोगों को शामिल किया है। अब उसमें दो हो गए, एक तो देखो जिनको काम मिला हुआ है और एक जिनको काम है नहीं मिला हुआ, दोनों इसके अंदर इंक्लूड है कार्यकारी जनसंख्या। भाई जिसको काम है तो वो कार्यकारी, आपको जैसे मान लो आप नौकरी लगोगे तो इस आयु में होगे तभी तो लगोगे आप, कोई काम दिया जाएगा तो इस आयु के लोगों को ही दिया जाता है, और इस आयु के लोगों को यदि काम नहीं मिलता है तो उसी को अपन क्या कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे। ये थोड़ी कि 15 साल से नीचे कोई बच्चा है कि साहब मैं बेरोजगार हूं तो उसको अपने बेरोजगार थोड़ी मानेंगे। और यदि मान लो 64 साल से ज्यादा गए, वो अगर कहे भाई मैं भी बेरोजगार हूं, गवर्नमेंट मुझे रोजगार नहीं दे रही, तो उसको रोजगार में थोड़ी माना जाएगा उसको। बेरोजगारी में भी ये डाटा काउंट होते हैं। आगे लिखो, कितने हो गए थे ये, 12 करते हैं फिर, चलो तो जीएनपी अस्फीतिक, जीएनपी अस्फीतिक, जिसको बोलते हैं जीएनपी डिफ्लेटर। आप ऐसे लिख सकते हो जीएनपी डिफ्लेटर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीएनपी डिफ्लेटर, और हिंदी में हो जाता है जीएनपी अस्फीतिक। ये वर्ड ज्यादा याद रखना आप, जीएनपी डिफ्लेटर वाला, क्योंकि हिंदी में भी ये लिखा हुआ मिलता है आपको इस तरह से, जीएनपी डिफ्लेटर अस्फीतिक। लिख लिया क्या, जीएनपी अस्फीतिक या जीएनपी डिफ्लेटर। लिखो क्या होता है। मौद्रिक जीएनपी को, मौद्रिक जीएनपी, अरे मौद्रिक बोल रहा हूं भाई मैं, हाँ, और मैं क्या बोल रहा हूं मौद्रिक जीएनपी को वास्तविक जीएनपी से, मौद्रिक जीएनपी को वास्तविक जीएनपी से विभाजित कर देने पर मौद्रिक जीएनपी को वास्तविक जीएनपी से विभाजित कर देने पर जीएनपी डिफ्लेटर ज्ञात हो जाता है। जीएनपी डिफ्लेटर ज्ञात हो जाता है। आपको जीएनपी डिफ्लेटर ज्ञात करना हो तो कैसे निकालोगे, मौद्रिक जीएनपी को आप वास्तविक जीएनपी से डिवाइड कर दो। लिख लो नीचे, जीएनपी डिफ्लेटर है, जीएनपी डिफ्लेटर बराबर का निशान लगाओ, और बराबर का निशान लगा लिखो मौद्रिक जीएनपी बटा वास्तविक जीएनपी, और गुण आप 100 कर दोगे तो जीएनपी डिफ्लेटर क्या आ जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। अब इसमें 2-3 चीजें आपको समझनी है। सूत्र लिख लिया आपने। देखो पहली बात तो आपको यह समझना है कि जीएनपी डिफ्लेटर काम क्या आता है। तो आप इसको ऐसे बताना है कि जीएनपी डिफ्लेटर से मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। क्या किया जाता है, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। तो आपको महंगाई का मेजरमेंट करना हो या कीमतों की वृद्धि को मापना हो या मुद्रास्फीति को मापना हो, तो मुद्रास्फीति को मापन करने के 2 बेस होते हैं। एक तो जीएनपी डिफ्लेटर होता है, एक होता है कीमत सूचकांक, प्राइस इंडेक्स। जहां आपने नाम सुना होगा डब्ल्यूपीआई, थोक कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, नाम पढ़ा सुना होगा ना आपका ये, अरे अखबार में कहीं नहीं देखा गया आपने, थोक कीमत सूचकांक नाम ही नहीं सुना। तो ये दुनिया में तो रो हो गए थे, ये दुनिया में रो, और फिर नाम कौन सुनिया, सुने होगे, ठीक है। अब पहली बात तो आपको जो याद रखनी है कि जीएनपी डिफ्लेटर क्या काम आता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, मुद्रास्फीति के मापन।
लेकिन भारत में मुद्रास्फीति का मापन जीएनपी डिफ्लेटर से नहीं होता। भारत में मुद्रास्फीति का मापन कीमत सूचकांक से होता है। किसे होता है? कीमत सूचकांक से होता है। कीमत सूचकांक आपके मुद्रास्फीति का टॉपिक भी आपके जहां पर मुद्रा बैंकिंग है तो उसमें मुद्रास्फीति भी आपको थोड़ा सा उसमें बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि कब आपके साख दे रखा है साफ साफ कि कब साख का विस्तार होता है, कब साख का संकुचन होता है। तो मुद्रास्फीति में तो साख का संकुचन करते हैं, अरे बैंक करते हैं ना साख का, और जब मंदी आती है, बेरोजगारी आती है, तब साख का विस्तार किया जाता है। हाँ, तो वो इसमें भी आपको बतानी पड़ेगी ये चीज। तो अभी मैंने आपको बताया कि जीएनपी डिफ्लेटर किस काम आता है? मुद्रास्फीति के मापन करने के। लेकिन भारत में मुद्रास्फीति का मापन करने के लिए कीमत सूचकांक का यूज होता है। किसका यूज होता है? कीमत सूचकांक। लिखो प्लेन। जीएनपी डिफ्लेटर, जीएनपी डिफ्लेटर द्वारा, जीएनपी डिफ्लेटर द्वारा मुद्रास्फीति का मापन, मुद्रास्फीति इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। इंग्लिश में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। लिख लिया लाइन। फिर लिखो, लेकिन भारत में, लेकिन भारत में मुद्रास्फीति का मापन, लेकिन भारत में मुद्रास्फीति का मापन कीमत सूचकांक, भारत में मुद्रास्फीति का मापन कीमत सूचकांक, ब्रैकेट में लिख लो पीआई, प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स पीआई द्वारा किया जाता है। मैंने आपको लिखा है कि भारत में मुद्रास्फीति का मापन किसके द्वारा होता है? कीमत सूचकांक, शॉर्ट में इसको बोलते हो प्राइस इंडेक्स पीआई, प्राइस इंडेक्स कीमत सूचकांक द्वारा किया जाता है। अब आगे मैं नहीं लिखाऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। कीमत सूचकांक दो है, एक तो WPI है, एक CPI है। वो आपको उस समय लिखा देंगे, मैं इस टॉपिक में नहीं लिखाऊंगा। क्लियर यहां तक? अब अगला आपसे प्रश्न ये पूछ सकते हैं, या आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मौद्रिक जीएनपी तो क्या होती है और वास्तविक जीएनपी क्या होती है। क्योंकि आपको जीएनपी डिफ्लेटर याद करना है, तो मौद्रिक जीएनपी को आप डिवाइड करोगे वास्तविक जीएनपी से, तभी आएगा ना। तो मौद्रिक जीएनपी क्या होती है उस समय आपको मैंने बताई भी थी जब शुरू में अपने टॉपिक शुरू किया था। तो करंट ईयर की प्राइस के ऊपर, करंट ईयर की प्राइस के ऊपर जो जीएनपी ज्ञात की जाती है वो तो क्या होती है? मौद्रिक जीएनपी। और बेस ईयर की प्राइस के ऊपर, आधार वर्ष की कीमतों पर जो जीएनपी ज्ञात की जाती है वो कौन सी होती है? वास्तविक जीएनपी। लिखो नीचे। वर्तमान वर्ष, वर्तमान वर्ष, वर्तमान वर्ष को देखो इंग्लिश में तो करंट ईयर बोल देते हैं, हिंदी में वर्तमान वर्ष बोल दो, चालू वर्ष बोल दो, प्रचलित वर्ष बोल दो। समझ आ गई? नहीं, तीन वर्ड काम में आते हैं, वर्तमान वर्ष, चालू वर्ष, प्रचलित वर्ष, और इंग्लिश में करंट ईयर। लिखा आगे। तो मैंने क्या लिखा है? हाँ, वर्तमान वर्ष की कीमतों पर, वर्तमान वर्ष की कीमतों पर ज्ञात की गई जीएनपी, वर्तमान वर्ष की कीमतों पर ज्ञात की गई जीएनपी को मौद्रिक जीएनपी, को मौद्रिक जीएनपी तथा, तथा स्थिर कीमतों, स्थिर कीमतों, स्थिर कीमतों, और आप इसको ऑब्लिक लगा के लिखो आधार वर्ष की कीमतों, स्थिर कीमतों ऑब्लिक लगाओ आधार वर्ष की कीमतों पर ज्ञात की गई जीएनपी, आधार वर्ष की कीमतों पर ज्ञात की गई जीएनपी को
वास्तविक जीएनपी कहते हैं। लिख लिया आपने? मौद्रिक जीएनपी आपकी समझ आ गई, वास्तविक जीएनपी आपकी समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, आपको इनमें से कोई दो दे दे, समझ में, इनमें से कोई दो वैल्यू दे दें, चाहे जीएनपी डिफ्लेटर दे दें, मौद्रिक जीएनपी दे दें, और आपसे क्या पूछ लें? वास्तविक जीएनपी। या फिर आपको वास्तविक जीएनपी और डिफ्लेटर दे दे और आपसे क्या पूछ लें? मौद्रिक जीएनपी। तो निकाल सकते हो क्या? अगर आपसे मान लो मौद्रिक जीएनपी पूछ लिया तो कैसे निकालोगे? डिफ्लेटर को आप वास्तविक जीएनपी से गुणा करना और 100 का भाग लगा देना। आगे आते तो आपकी क्या जाएगी? मौद्रिक जीएनपी। आपसे अगर वास्तविक जीएनपी पूछ लिया, नहीं वास्तविक जीएनपी पूछ लिया तो आप जीएनपी डिफ्लेटर को क्या करोगे? भाग दोगे किसे? मौद्रिक जीएनपी से, और गुणा क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। कर लोगे ना इसको? आप इसको नहीं बता रहा, इतना डीपली आपसे पूछेंगे भी नहीं, मुझे नहीं लगता आपसे इसे कोई डीपली पूछ लिया जाएगा। मिटा दो इसको। और ये आपको पता है कि भाई जीएनपी ज्ञात करने का आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12। अब इसमें मुद्रास्फीति का मापन कैसे होता है वो और देख लो आप। जैसे मान लो कि 2000, अभी वित्त वर्ष कौन सा चल रहा है? 2022-23। इससे पिछला वर्ष वित्त वर्ष 2021-22 था। 2021-22 के अंदर सुनो आप, 2021-22 में ये मान लेते हैं कि किसी वस्तु की 10 क्वांटिटी उत्पादित की गई। जब मान लो कि ये पंखा ही है, इस पंखे की 10 क्वांटिटी उत्पादित की गई और 2010 उत्पादित की गई ने। अब आपसे पूछ लिया कि आप ये बताओ कि करंट ईयर के ऊपर तो देश की जीएनपी कितनी हुई और बेस ईयर के ऊपर देश की जीएनपी कितनी हुई। तो करंट ईयर पर ज्ञात करना है तो आपको पंखे की करंट प्राइस से गुणा करना पड़ेगा, और बेस ईयर पर जीएनपी ज्ञात करना तो 2011-12 की कीमतों से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको क्या ज्ञात करना हो? मौद्रिक जीएनपी। मौद्रिक जीएनपी, आपको मौद्रिक जीएनपी ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे? 10 पंखों का उत्पादन हुआ है और एक पंखे की कीमत अपन ये मान लेते हैं कि मार्केट में कितनी है? 2000 रुपए। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी हो गई? 20,000 रुपए। इसका मतलब एक पंखा 10 पंखे जो 2021-22 में उत्पादित किए गए थे, तो करंट ईयर पर जीएनपी कितनी हो जाएगी या मौद्रिक जीएनपी कितनी हो जाएगी? तो आप उस क्वांटिटी को करंट ईयर की प्राइस से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। तो मौद्रिक जीएनपी आ जाएगी ना? तो कितनी की हो गई? 20,000। आपसे ये पूछ लिया कि आप वास्तविक जीएनपी निकालो, 2021-22 की वास्तविक जीएनपी निकालो, तो क्या करोगे? तो आपको करना है वास्तविक जीएनपी। है तो निकलेगी तो किसकी? 2021-22 की। अरे क्या हो गया भाई? वास्तविक जीएनपी। तो क्या करना पड़ेगा आपको? पंखे तो 10 ही हुए हैं 2021-22 में, लेकिन आपको प्राइस कौन सी लेनी पड़ेगी? 2011-12। ये मान लो कि 2011-12 में ये पंखा 1200 रुपए का आता था, तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? 1200 रुपए का। कितनी हो जाएगी? 12,000। अब देखो मौद्रिक जीएनपी 20,000। देखो प्रश्न है कि 2021-22 की मौद्रिक जीएनपी कितनी है? 20,000। 2021-22 की वास्तविक जीएनपी कितनी है? 12,000। तो ये तो 20,000 आ रही है, ये 12,000 है, ये कैसे आ गई भाई? है कीमतें बढ़ गई। कितनी बढ़ गई कीमतें आपको वो निकालनी हो तो आप क्या करोगे? जीएनपी डिफ्लेटर निकालो आप। जीएनपी डिफ्लेटर कैसे निकालोगे? 20,000 बट्टा 12,000 इंटू 100। ये बिंदु कट गई और 12 गए आपके 6 बार, 10 बार, और ये 3 बार, ये 5 बार, 500 हो गए नहीं? तो आपके हो गए 500 बट्टा 3। भाग लगाओ, देखिए एक बार मेरे हिसाब से 1 बचा 2, 6 आएगा ना? 6.6 आगे यहाँ तक यह आ गया।
इसका मतलब है आपको ये पता है कि जो भी आधार वर्ष होता है उसके बराबर क्या लिखा जाता है, 100। आधार वर्ष के बराबर क्या लिखा जाता है, 100। इसका मतलब हो गया कि जो वस्तु 2011-12 में 100 रुपए की थी वो आज कितने रुपए की हो गई है, 166.6 रुपए की हो गई है। अब आपसे पूछ ले तो महंगाई कितने परसेंट बढ़ गई, तो आप क्या करोगे, 166.6 में से माइनस कर दो 100, कितने परसेंट आ जाएगी, 66.6%। इतनी महंगाई बढ़ गई। और इतनी महंगाई बढ़ने के कारण से ही मौद्रिक जीएनपी और वास्तविक जीएनपी में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो महंगाई का मापन हो गया ना मुद्रास्फीति का। तो अपने किससे किया ये मापन है, जीएनपी डिफ्लेटर से। किसे किया है, जीएनपी डिफ्लेटर से। चाय पिलू में, तुम पहले इसको जो लिखा है उसको पढ़ो आप। हाँ पढ़ो, देखिए उसको जो लिखा है, उससे प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे, है ना। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं आपकी कंप्लीट हो गई है। अब अपन पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि पढ़ेंगे थोड़ी सी, और फिर उसके बाद में विधि पढ़ने के बाद में आपका क्षेत्र आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। फिर उसके बाद में आपकी संवृद्धि और ग्रोथ, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला टॉपिक कर लेंगे इसमें। है क्या हो गया, लिखो तो आगे लिखो। अरे इसमें मैंने लिखा है, समझ में तो आ रही है क्या आपकी, क्या लिखा है मैंने, 2021-22 की मौद्रिक जीएनपी, 2021-22 की वास्तविक जीएनपी। ये क्या है, ये क्वांटिटी है, और इसको गुणा किया है मैंने प्राइस से, ये प्राइस है। यहाँ क्या करेगी बुला के, रहने दे उसको वहीं। कार्ड चेक करेगा आपके, मिटा दूं ना अब तो। रात से पढ़ा से हम भाग जाओगे। चलो लिखो भाई, अब आप हेडिंग डालो, जीएनपी ज्ञात करने की विधियां। जीएनपी ज्ञात करने की विधियां। देखो जीएनपी से राष्ट्रीय आय निकलती है भाई, भाई जीएनपी बोल दो चाहे राष्ट्रीय आय बोल दो, एक ही तो चीज है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का है तो कंसेप्ट है जीएनपी। तो जीएनपी ज्ञात करने की विधियां बोल दो चाहे उसको राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधियां बोल दो, एक ही चीज है। लिखो इसके अंदर फटाफट, जीएनपी जीएनपी ज्ञात करने की, जीएनपी ज्ञात करने की निम्न 3 विधियां होती हैं। जीएनपी ज्ञात करने की निम्न 3 विधियां होती हैं। जीएनपी ज्ञात करने की निम्न 3 विधियां होती हैं। पहली लिखो, कौन सी बताई थी आपको, उत्पादन विधि। पहली लिखो, हाँ ठीक, उत्पादन विधि, हाँ लिख लिए भाई, उत्पादन विधि। लिख लिया उत्पादन विधि। पहली लाइन इसमें लिखो, लिखाऊं, इसे मूल्यवर्धन विधि भी कहा जाता है, इसे मूल्यवर्धन विधि भी कहा जाता है। मूल्यवर्धन विधि, इसको क्या कहते हैं, मूल्यवर्धन।
गलत लिख लिया मैंने यार। मूल्यवर्धन विधि भी कहा जाता है, मतलब प्राइस एडेड मेथड, मूल्यवर्धन विधि भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय आय या जीएनपी ज्ञात करने की कौन सी विधि को मूल्यवर्धन विधि कहते हैं, तो कौन सी को कहते हैं, उत्पादन विधि को। फिर लिखो, इस विधि से जीएनपी ज्ञात करने के लिए इस विधि से जीएनपी ज्ञात करने के लिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था को निम्न तीन उत्पादन क्षेत्रों में विभाजित कर लिया जाता है। निम्न तीन उत्पादन क्षेत्रों में विभाजित कर लिया जाता है। उत्पादन के तीन, अपना जो अर्थव्यवस्था है उसको उत्पादन के तीन सेक्टरों में अपने बांट लेंगे। आपके लिख रखा है सिलेबस में उत्पादन के क्षेत्र, तो तीन क्षेत्रों में इसको बांट लेंगे। पहला लिखो, कौन सा है भाई, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा वो इसके सामने लिखो। इसमें आ जाएगा आपके कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और वनोत्पाद। इसको शॉर्ट में अपन ऐसे लिख सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को ये भी लिख दिया जाता है कृषि एवं संबंध क्षेत्र, ये भी लिखते हैं कृषि एवं उससे रिलेटेड एरिया, क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र बोल दो, या इसको क्या लिखा हुआ मिल सकता है आपको, कृषि एवं संबंध क्षेत्र, मतलब एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज है ना। खनन नहीं आएगा, लिख लिया आपने। हो सकता है आपको कई जगह मान लो आपको खनन प्राथमिक क्षेत्र में मिल जाए, लेकिन वो गलत है, वो मत लिखना आप, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में आएगा वो खनन। दूसरा लिखो आप, द्वितीय क्षेत्र। एक तो आप एक गाइड पढ़ने से बचो हमेशा, आप गाइड पढ़ने से बचो। आप आपके 9th की, 10th की, 8th की, 11th की ये किताब पढ़ो आप, गाइड मत पढ़ो आप। गाइडों में आपको कंफ्यूज मिलेंगी चीजें, गाइड बिल्कुल मत पढ़ो आपको अगर पास होना है तो, है। नोट्स पढ़ लो, सो बढ़िया वही है। और नहीं, फिर आपको सबसे अच्छा है आपकी किताब पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो आप। द्वितीय क्षेत्र, क्योंकि गाइडों में मुझे पता है कि खनन को प्राथमिक क्षेत्र में लिख रखा है, तो वो गलत लिख रखा है, ठीक है ना। द्वितीय क्षेत्र, गाइडों में तो क्या होता है कि मीटर उसका उठा करके उसमें एक गलती जहां गई वो चलती रहती है आगे, वो तो कट पेस्ट करते हैं उसको। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र में लिखो आप निर्माण, विनिर्माण, खनन, बिजली, गलती, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति, ये सर्विस होती हैं, लेकिन इनको द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इसी द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र।
औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं इसको। लिख लिया आपने, औद्योगिक क्षेत्र। इसमें ध्यान रखना भाई, यहाँ पे निर्माण का मतलब अलग होता है, विनिर्माण का मतलब अलग होता है, ठीक है ना। निर्माण किसको बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन को। लिख लो इसके अंदर, आपको कंफ्यूज नहीं हो। निर्माण में भवन, बांध, पुल, सड़कें आदि के निर्माण कार्यों को शामिल किया जाता है। आदि के निर्माण कार्यों को शामिल किया जाता है। आगे होगी, इसका मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन का काम आएगा। कंस्ट्रक्शन भी क्या है कि बिजनेस है। और आपको पता है आजकल जो लेबर ज्यादातर इस एरिया में जा रहा है, सबसे ज्यादा लेबर के बढ़ने की जो ग्रोथ है वो कौन से में है? निर्माण क्षेत्र में। और निर्माण क्षेत्र में आपको जो लेबर है वो लोअर क्वालिटी का है, उसकी सामाजिक सुरक्षा सबसे कम है, उसका वेतन सबसे कम है। तो अपने देश की जो लेबर फोर्स है वो ज्यादातर इस एरिया में जा रही है। इस एरिया में भी कम हो गया, सर्विस सेवा क्षेत्र में भी कम हो रहा है, और ये चिढ़ रहा है। मतलब अपने देश की अर्थव्यवस्था इस तरह से बन रही है कि यहां से भी लोग निकल रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको पता है खेती तो घाटे का सौदा हो गई। खेती में तो इस तरह से अपना अर्थव्यवस्था इस तरह से बनी हुई है कि ये तो घाटे का काम हो गया, अब ठीक है घर में और कोई काम नहीं है तो कर लेते हैं, बाकी उससे कोई फायदा नहीं है। तो यहां से वो लोग निकलते हैं, और वो लोग निकल के किस में आ रहे हैं? द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण है, ये सेक्टर भी, इसमें भी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, इसमें भी स्टेबिलिटी बनी हुई है। ये कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, समझे नहीं? आपको पता है जो बिल्डिंगों का चारों ओर काम चल रहा है, कहीं रोड का काम चल रहा है, तो सब इस क्षेत्र में लेबर बन रहे हैं। तो श्रमिकों की सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हो रही है, या सबसे ज्यादा जो रोजगार बढ़ने की जो दर है, आप रोजगार बढ़ने की जो दर है वो कौन से में है? निर्माण क्षेत्र। सर्विस सेक्टर में थोड़ी रोजगार बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर में तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। भाई जितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है उसमें सबसे ज्यादा रोजगार तो किस सेक्टर में मिला हुआ है? सबसे ज्यादा मिला हुआ है एग्रीकल्चर में। इसमें देखो अभी जो रोजगार के जो डाटा हैं, एनएसएसओ के जो डाटा हैं वो 2011-12 के डाटा हैं। उसके बाद में एनएसएसओ के डाटा रोजगार से संबंधित नहीं आए, बाकी एजेंसियों के आए हैं, लेकिन ऑथेंटिक डाटा एनएसएसओ के हैं। तो उसमें 49.8% जो कार्यशील जनसंख्या है, वर्कफोर्स है, वो किस में लगी हुई है? इसमें लगी, एग्रीकल्चर में लगी हुई है। और फिर उसके बाद में आता है द्वितीय क्षेत्र में। सर्विस सेक्टर में कम होता जा रहा है, इसमें कम, एग्रीकल्चर में भी कम होता जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है? सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, जबकि क्वालिटी सबसे ज्यादा कमजोर है इसमें। तो अपने देश की जो वर्कफोर्स है वो कम क्वालिटी वाला रोजगार देश में बढ़ाया जा रहा है, ये रोजगार बढ़ रहा है देश के। चलो आगे लिखो, ये आगे समझ आते की बात। अब लिखो, तीसरा है आपका तृतीय क्षेत्र है। अच्छा, विनिर्माण का नहीं लिखा है क्या आपको? निर्माण का लिखा दिया। विनिर्माण में लिखो, मशीनों, उपकरणों की सहायता से, उपभोक्ता वस्तुओं, अब उपभोक्ता वस्तु आप बहुत सारी वस्तुएं आप जानते हो, कपड़ा ले लो, पेन ले लो, किताब ले लो, समझ गए? आपका बिस्कुट ले लो, ब्रेड ले लो, सारी आ जाएंगी ना इसमें। उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन, विनिर्माण के अंतर्गत आता है। विनिर्माण के अंतर्गत आता है।
जैसे देखो अभी कल परसों एक बता भी था, अब में से कोई बता रहा था कि जैसे मान लो कि गेहूं का उत्पादन किया, तो गेहूं का उत्पादन करने की जो एक्टिविटीज हैं, गेहूं उत्पादन करने की जो क्रियाएं हैं, उसको अपन कौन से क्षेत्र की क्रिया मानेंगे? अपने प्राथमिक क्षेत्र की, प्राथमिक क्षेत्र की मानेंगे। उस गेहूं को मान लो कि आटा करके और उसका पैकिंग करने का काम जहां हो रहा है, अरे घर में अपन कर लिया तो वो तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप फैक्ट्री ऐसी लगी हुई है, आटा मिल है जिसमें उसकी पिसाई होकर के पैकिंग का काम हो रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? विनिर्माण सेक्टर में। फिर उस आटे की ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस आटे का क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसका भंडारण हो रहा है। तो भंडारण का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, या उसको बेचने का काम, व्यापार का काम, ये किस में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या जाएगा? लिखो इसके अंदर, व्यापार, परिवहन, भंडार, भंडारण, व्यापार, परिवहन, भंडारण, होटल, होटल मान लो, रेस्टोरेंट मान लो, ठीक है ना, ये आज गई। फिर वित्तीय सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, बीमा। देखो ये आपकी जो फाइनेंशियल वित्तीय सेवा में बैंक वगैरह ये आ गई, और आपकी जो फाइनेंस कंपनियां जो दूसरी हैं वो भी इसके अंदर आ गई, वित्तीय सेवा में आ गई भाई। मैंने अलग से बैंक नहीं लिखा है, वित्तीय सेवा में आ गई। बीमा लिख लिया आपने। फिर ऊपर लिख दूं क्या मैं? बीमा के बाद में सामाजिक, सामुदायिक एवं व्यक्तिक सेवाएं, व्यक्तिक सेवाएं ये आ जाएगी। एक चीज और इसमें और लिखना आपने, वित्तीय सेवाएं, बीमार, एक ये भी लिख लेना आपने, स्थिर संपदा, मतलब प्रॉपर्टी। आपकी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो आ जाएगी भाई, प्रॉपर्टी से भी तो लोग कमाई करते हैं, तो वो आ जाएगी स्थिर संपदा। मतलब इसमें प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी आपकी कोई भी है उससे कमाई जो होती है वो। तो आपके तृतीय क्षेत्र में क्या क्या कर लिया आपने? जितनी सर्विस हैं, समझ ना, वो सारी सर्विस आ गई, जिसमें व्यापार संबंधी सर्विस आ गई, परिवहन संबंधी आ गई, भंडारण संबंधी आ गई, होटल वगैरह इसके अंदर आ गए, होटल रेस्टोरेंट वगैरह इसमें आ गई, फाइनेंस की जो भी सेवाएं हैं, बैंकिंग वगैरह जो भी दूसरी फाइनेंस कंपनियां वो सारी आ गई, बीमा आ गई, और जो स्थिर संपदा है आपकी, जो प्रॉपर्टी वगैरह की है वो आ गई। इसके अलावा सामाजिक, सामुदायिक, और जो व्यक्तिगत सेवाएं, पर्सनल भी तो लोग सेवाएं देते हैं, सर्विस देते हैं, वो इसके अंदर आ गई। ये सारी सर्विसेज आ जाएगी। तो ये याद रखना आपको हो जाएगा। एक चीज देखो आप, ये जो तृतीय क्षेत्र है, ये तृतीय क्षेत्र क्या करता है कि ये जो आपके ऊपर के दोनों सेक्टर हैं इनको क्या करता है? ये सपोर्ट करता है, इनकी कार्यों को क्या करता है? आसान करता है, इजी करता है। जैसे खेती का, कृषि का, पशुपालन का काम हो, या चाहे इनमें निर्माण या विनिर्माण का काम हो, तो उस काम को इजी करने के लिए आपको पता है कि भाई संचार सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी। इसमें संचार नहीं लिखा क्या मैंने कहीं? संचार भी लिख दो। नहीं, परिवहन में संचार अलग अलग है, तो इसमें परिवहन के साथ और जोड़ दो, संचार भी आ गया। बहुत सारी सेवाएं संचार आ गई इसमें, ठीक है। सपोर्ट करेगा, परिवहन इनको सपोर्ट करता है, भंडारण इनको सपोर्ट करता है, समझ गए आते? आप इनको भाई, उद्योगों को भी आपको पता है कि लोन की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये फाइनेंस उपलब्ध कराता है। इनको रिस्क रहती है, तो रिस्क कौन कवर करता है? बीमा कवर करता है, समझ गए? तो इन दोनों क्षेत्रों को सपोर्ट करने के लिए कौन सा क्षेत्र है? तृतीय क्षेत्र। लिखो,
और इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, इसको सेवा क्षेत्र। लिखो सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कोमा लगाओ, कृषि क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र फिर कोमा लगाओ, कृषि क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र के कार्यों को, के कार्यों को सुविधा प्रदान करता है, सुविधा प्रदान करता है। भाई इनको सपोर्ट करता है। भाई आप जैसे अपने टेलीफोन आ गया तो अपने काम इजी हुए कि नहीं हुए, जल्दी हुए। ऐसे परिवहन आ गया, काम इजी हो गया, व्यापार आ गया, काम इजी हो। भाई ये जो है प्रोडक्शन किया उन्होंने, अगर व्यापार नहीं होता तो उनका प्रोडक्शन काम नहीं आता, कैसे पहुंचाते वो। तो ये इनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तृतीय क्षेत्र। अब आपके देखो प्रश्न, अपने को तो जीएनपी का मूल्यांकन करना है। जीएनपी का मूल्यांकन कैसे करेंगे, तो देखो जीएनपी का मूल्यांकन करने का तरीका ये है कि ये जो क्षेत्र हैं, इन तीनों क्षेत्रों के अंदर, तीनों क्षेत्रों में यही एक्टिविटीज आती हैं, ये गतिविधियां आती हैं, और इन ये सारी गतिविधियां आ गई। इन गतिविधियों में तो लोग काम करते हैं। भाई इन क्षेत्रों में काम करके देश का उत्पादन करते हैं, इन क्षेत्रों में काम करके देश के लोग कमाते हैं। तो इन क्षेत्रों में काम करके देश के लोग जितना पैसा कमाया है वो क्या होती है, राष्ट्र की आय होती है। आगे यहां तक। अब अपन ये देख लें कि देश के घरेलू क्षेत्र में, देश के घरेलू क्षेत्र में एक साल में ये जो एरिया है आपका, ये जो गतिविधियां हैं, इनमें कितने रुपए का उत्पादन हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा देश की जीडीपी। आगे समझ आते हैं, लिखो उत्पादन के, उत्पादन के उपरोक्त तीनों क्षेत्रों, उत्पादन के उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में, एक वित्त वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं, अंतिम वस्तुओं व सेवाओं, देखो सेवाएं भी तो है ना अपने पास, अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग, अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्यों का योग देश का सकल घरेलू उत्पाद होता है, देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। देश का सकल घरेलू उत्पाद ब्रैकेट में लिख लेना जीडीपी कहलाता है। क्लियर इतनी बात। अब आपको पता है कि ये जो प्रोडक्शन हुआ है, सुनो, ये एरिया तो प्रोडक्शन का अपना। अब इसमें प्रोडक्शन हुआ तो इसमें तो विदेशी कंपनियों ने भी तो प्रोडक्शन किया है। भाई इसमें आपको पता है कि निर्माण में भी विदेशी कंपनियां लगी हुई हैं, विनिर्माण में भी लगी हुई हैं। जैसे अलवर में अपने बहुत सारी भिवाड़ी है, आपका नीमराणा है, इसमें बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं। तो उन्होंने जो प्रोडक्शन किया वो भी तो इंक्लूड हो गया ना इंक्लूड। अब यह कि वो कमा करके प्रॉफिट अपने देश में ले जाती है, अपनी कंपनियां विदेशों से भी कमा करके लाती हैं। तो दोनों का अपन डिफरेंस निकाल लेते हैं कि अपने कंपनियां, अपने लोग कितना कमा करके लाए हैं और विदेशी यहां से कितना कमा करके ले गए, जिसको आप क्या कहते हो, एनएफआई। अब इस जीडीपी के अंदर अगर अपन एनएफआई इंक्लूड कर दें तो क्या आ जाएगी, देश की जीएनपी ज्ञात हो जाएगी। लिखो देश की जीएनपी ज्ञात करने के लिए, देश की जीएनपी ज्ञात करने के लिए जीडीपी में,
जीडीपी में विदेशी शुद्ध साधन आय, विदेशी शुद्ध साधन आय ब्रैकेट में लिख लेना एनएफआई, लिख लिया क्या आपने? एनएफआई शामिल कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। मेरे हिसाब से बात सबकी समझ आ गई है, आगे नहीं? तो आपको जीडीपी तो कैसे ज्ञात करोगे? ये जो देश का उत्पादन एरिया है, इस उत्पादन एरिया में एक साल में कितने रुपए का प्रोडक्शन है हुआ है, वो अपने टोटल कर लिया तो वो क्या हो गई? देश की जीडीपी होगी। टोटल कर लिया आपने। और इस अपने को ज्ञात करना हो जीएनपी, तो क्या करेंगे? इस जीडीपी के अंदर एनएफआई और जोड़ देंगे। अब आपको मान लो एनआई ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करोगे? एनआई ज्ञात करना आपको, तो इसका मतलब ये तो हो गया कि भाई इस एरिया में काम करके देश के लोगों ने कितना कमाया, यहां कितना कमाया वो तो होगी घरेलू आय, और उसमें अपने एनएफआई और शामिल कर दी तो वो क्या हो गई? राष्ट्रीय आय। तो क्या होती है राष्ट्रीय आय? देश के लोग जितना कमाते हैं, जितना अर्जित करते हैं, क्या काम करके, चाहे खेती का काम करो, चाहे पशुपालन का करो, चाहे मुर्गी पालन का करो, चाहे वो निर्माण क्षेत्र में मजदूरी करो, चाहे वो विनिर्माण में काम करो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में नौकरी करो, ये तो है ना। तो इन सेक्टरों में काम करके जितना कमाते हैं वही क्या होती है? राष्ट्र की आय। अब मैंने राष्ट्र की आय बोली, इसका मतलब चाहे वो यहां काम करे इस क्षेत्र में, चाहे वो विदेश में काम करे, विदेश में भी काम करे तो ये सेक्टर में काम करेंगे, तो जितना कमाया है इन सेक्टरों में काम करके उनकी सारी कमाई अपने जोड़ दी तो वो क्या कहलाती है? राष्ट्र की आय। और घरेलू आय ज्ञात करनी हो तो इसका मतलब इस सेक्टर में घरेलू लोगों ने, इसमें अपने विदेशों में जो कर रहे हैं वो नहीं, घरेलू लोगों की इनकम अपन ज्ञात करनी हो तो इस सेक्टर में काम करने वाले सिर्फ यहां अपने घरेलू क्षेत्र के लोगों की इनकम में जोड़ देंगे, उसमें एनएफआई अपने इंक्लूड नहीं करेंगे। या एनआई में आप एनएफआई घटा दो तो क्या जाएगी? आपके घरेलू क्षेत्र की इनकम आ जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी आपके? अब अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछ लेते हैं कि देश की जीडीपी में इन तीनों में से कौन से क्षेत्र का योगदान ज्यादा है और तीनों क्षेत्रों का कितना कितना योगदान है? ये प्रश्न आ जाता है, लिखो। उत्पादन के, नहीं क्वेश्चन नीचे नीचे एरो का निशान लगाए, लिखो उत्पादन के उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में उत्पादन के उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में देश की जीडीपी में, देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है, सर्वाधिक योगदान है सेवा क्षेत्र। सर्वाधिक योगदान किसका? सेवा क्षेत्र। फिर औद्योगिक क्षेत्र, फिर औद्योगिक क्षेत्र, और सबसे कम योगदान है, सबसे कम योगदान किसका है भाई? कृषि क्षेत्र का है। सबसे कम योगदान कृषि क्षेत्र का है। अब इसी प्रश्न को यदि आपसे ऐसे पूछ लिया कि देश के लोगों की ज्यादातर इनकम, देश के लोगों की ज्यादातर इनकम कौन से सेक्टर में काम करने वाले लोगों की है? तो आपका आ जाएगा सर्विस सेक्टर में। इसीलिए तो आप एक इस क्षेत्र को छोड़ करके सर्विस सेक्टर में जाना चाह रहे हो। अगर इस क्षेत्र में यदि इनकम ज्यादा होती तो लोग नौकरी छोड़ छोड़ के किस में आ जाते हैं? इसमें। देखो आप को ये ध्यान होगा, आपको आज से 50, 60, 70 साल पहले लोग नौकरी नहीं करने देते थे कि आप तो खेती में ही काम कर लो। क्यों? उस समय खेती में इनकम ज्यादा थी, नौकरी में इनकम कम थी। लेकिन जब से, खास तौर से जब से आपका ग्लोबलाइजेशन का युग आया है, उदारीकरण का दौर आया है, तो उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन के मतलब वैश्वीकरण के दौर में क्या हुआ है कि अपने रूल्स ऐसे बन गए, सरकार ने ऐसी आर्थिक नीतियां बना दी कि यह क्षेत्र क्या हुआ? पिछड़ गया। ये लगातार पिछड़ता जा रहा है, अभी पिछड़ा नहीं और पिछड़ता जा रहा है। और ये सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं वो कंपनियां इन सेक्टर में काम नहीं कर रही हैं, वो कंपनियां काम कर रही हैं
सर्विस सेक्टर में काम करें। उनको तो ये चाहिए भाई, वैश्वीकरण का मतलब कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया कि आप आओ, उत्पादन करो, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है, बेचो, कमाओ, लूटो, यहां से जाओ, आप कितने कमाओ आप चाहो देते हैं। तो वो इस सेक्टर में आए। आपको पता, आज देखो एयरटेल है, भारत की थोड़ी एयरटेल है, नहीं है। गाड़ियां वगैरह बन रही हैं, वो भारत की कितनी कंपनियां उनमें से हैं, बहुत कम है। आप जो प्रोडक्ट काम में ले रहे हो, मोबाइल काम में ले रहे हो, कपड़े काम में ले रहे हो, कितनी कंपनियां भारत की हैं। सौंदर्य प्रसाधन काम में ले रहे हो, कितनी कंपनियां भारत की हैं। ज्यादातर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो मल्टीनेशनल कंपनियां इस सेक्टर में आ रही है।